आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रकूट राजवंश के दो ऐसे कमाल के राजाओं के बारे में जिनकी विरासत आज भी हमें हैरान कर देती है। एक ने पत्थर से चमत्कार बना दिया तो दूसरे ने तलवार से इतिहास ही बदल दिया। तो चलिए देखते हैं इनकी ये जबरदस्त कहानी। तो आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम एक ऐसे अजूबे को देखेंगे जिस पे यकीन करना मुश्किल है। फिर मिलेंगे उस राजा से जिसने इसे बनवाया। उसके बाद हम जानेंगे उस राजा के बारे में जो उनकी विरासत को और भी आगे ले गया। और आखिर में समझेंगे कि कैसे पत्थर और तलवार दोनों ने मिलकर इनकी कहानी को अमर बना दिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी राजा महाराजा से नहीं हो रही। नहीं, इसकी शुरुआत हो रही है एक ऐसी चीज से, एक ऐसी कलाकृति से जो आज भी, इतने सालों बाद भी, बड़े बड़े इंजीनियरों और कलाकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, कोई मंदिर बनाना हो तो कैसे बनेगा? ईंट पर ईंट रखकर, पत्थर जोड़कर? नहीं। सोचिए कि एक पूरी की पूरी पहाड़ी को ऊपर से नीचे की तरफ तराशा जाए और उसमें से एक विशाल मंदिर निकाल लिया जाए। ये सिर्फ बनाने की बात नहीं है, ये तो इंसानी सोच और जिद की एक मिसाल है। और इस सवाल का जवाब है एलोरा का शानदार कैलाश मंदिर। और देखिए, ये कोई मामूली मंदिर बिल्कुल नहीं है। इसे बनाया नहीं गया है, इसे एक ही चट्टान में से तराश कर निकाला गया है। जी हां, ऊपर से नीचे की ओर। पता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स में से एक है। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो राजा, कौन था वो विजनरी जिसके दिमाग में इतना बड़ा आइडिया आया? चलिए पता लगाते हैं। मिलिए कृष्ण प्रथम से। यही वो शासक थे जिनकी जिद और सोच ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। पर बात यही खत्म नहीं होती। वो सिर्फ एक बिल्डर नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर योद्धा भी थे, जिन्होंने अपने राज को दूर दूर तक फैलाया। तो कृष्ण प्रथम का जो दौर था वो था 756 से 773 ईस्वी तक का। और इसी दौर में राष्ट्रकूटों की नींव सही मायनों में मजबूत हुई। अब उनके बाद गद्दी उनके वंशजों के पास आई। और यहीं एंट्री होती है हमारी कहानी के दूसरे हीरो की, जिनका नाम था गोविंद तृतीय। तो एक तरफ तो वो कैलाश मंदिर जैसा अजूबा बनवा रहे थे, और दूसरी तरफ लड़ाई के मैदान में भी उनका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने उस वक्त के बड़े बड़े साम्राज्यों जैसे गंग और वेंगी के पूर्वी चालुक्यों को हराया। मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी कहानी सिर्फ पत्थरों पर नहीं, बल्कि जीती हुई लड़ाइयों से भी लिखी जाएगी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है अगली पीढ़ी की तरफ। और यहां से इस राजवंश के इरादे और भी बड़े और भी बुलंद होने वाले थे। और कृष्ण प्रथम की जबरदस्त विरासत को एक नए लेवल पर कौन ले गया? वो थे गोविंद तृतीय। सही मायनों में वो इस डायनेस्टी के सबसे अहम और सबसे एम्बिशियस राजाओं में से एक साबित हुए। अब गोविंद तृतीय की नजरें थीं उत्तर भारत पर। उन्होंने एक के बाद एक नॉर्थ इंडिया के राज्यों पर कामयाब हमले किए। और इसका नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की ताकत और उसका दबदबा इतना बढ़ गया जितना पहले कभी नहीं था। तो चलिए अब इन दोनों राजाओं के कारनामों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि राष्ट्रकूट राजवंश ने आखिर इतिहास पर अपनी क्या छाप छोड़ी। तो यहां हमें राष्ट्रकूटों की डबल लेगेसी साफ साफ दिखती है। एक तरफ कृष्ण प्रथम की वो कमाल की सोच, उनकी वो कला जो पत्थर में हमेशा के लिए जिंदा हो गई, और दूसरी तरफ दोनों ही राजाओं की वो जबरदस्त फौजी ताकत जिसने उनके साम्राज्य का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो कुल मिला के देखें तो राष्ट्रकूटों की कहानी सिर्फ बनाने की या सिर्फ जीतने की नहीं है। ये इन दोनों चीजों का एक बड़ा ही पावरफुल मिक्स है। एक ऐसी विरासत जो एक तरफ पत्थर पर तराशी गई तो दूसरी तरफ तलवार से लिखी गई। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, इतिहास में ज्यादा लंबी गूंज किसकी होती है? तलवारों के टकराने की या फिर छेनी की चोट की? किसी भी साम्राज्य की असली विरासत क्या होती है? वो जो वो बनाते हैं या वो जो वो जीतते हैं? सोचिएगा जरूर।